नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चल रही है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, जहां पर हम डिस्कशन करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे रिलेटेड जून 2025 बीएफएम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर 2024 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब तक नंबर ऑफ टॉपिक्स मैं आपको करा चुका हूं। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी कंप्लीट हो चुका है। आप जाकर के वीडियो सेक्शंस में नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बीएफएम के या अदर सब्जेक्ट्स के भी आप चेक कर सकते हैं। हर फैकल्टी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करा रहा है। देन उसी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे आपसे रिजर्व एसेट्स, सीआरआर एंड एसएलआर। क्या इनका रोल होता है, क्या इनके लिए गाइडलाइंस हैं, उस सबके बारे में बात करेंगे। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, आपने इसके पहले भी इसका नाम सुना होगा क्योंकि आप बैंकर्स हैं। आपने बैंक में जाने के लिए जब तैयारी करी थी तब भी आपने इसका नाम सुना होगा। यहां पर हम इनकी प्रोविजनिंग क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सब कुछ आपको समझा दूंगा बड़े ही आसान शब्दों में, कहीं पर कोई डाउट आपको नहीं होने वाला। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीआरआर एंड एसएलआर को रिजर्व एसेट्स कहा जाता है क्योंकि ये रिजर्व रेशियोज होते हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करवाता है। किस एक्ट के अंतर्गत बता देता हूं। सीआरआर जो है उसको तो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था आरबीआई एक्ट 1934 के ही अंतर्गत। एसएलआर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या हो गया था, नेशनलाइज हो गया था, तब उसने जो पहला एक्ट बनाया है उसके अंतर्गत इसको रेगुलेट किया था। तो याद रखिएगा, सीआरआर एसएलआर ये दोनों अलग अलग एक्ट का हिस्सा हैं और अलग अलग तरीके से चीजों को कराते हैं। सीआरआर जहां पर इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि ये वो रेशियो होता है जो सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखते हैं। ये सीधे क्या है, कॉमर्शियल बैंक टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चलता है। एसएलआर की बात करें दोस्तों, तो एसएलआर क्या होता है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो ये वो रेशियो होता है जो बैंक्स अपने पास रखते हैं इटसेल्फ, यानी कि कॉमर्शियल बैंक अपने ही पास रखेगा, किसी को नहीं देगा। क्यों रखे जाते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बेसिकली सीआरआर ये दोनों रिक्वायर्ड हैं, और याद रखिएगा किसके लिए, शेड्यूल बैंक्स के लिए। जो शेड्यूल बैंक्स होते हैं, शेड्यूल बैंक्स का मतलब क्या है, जो आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड हैं उन सभी बैंकों को शेड्यूल बैंक कहा जाता है। और अगेन कौन सा एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में जितने भी बैंक लिस्टेड होते हैं उन सभी बैंकों को शेड्यूल बैंक्स कहा जाता है। और शेड्यूल बैंक्स को ये जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। बस याद रखिएगा, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स बने ना आईएफएससीज, उनके अंतर्गत जो ब्रांचेस होती हैं उनको इसको फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिएगा, क्योंकि उनके लिए काम करती है आईएफएससी अथॉरिटी। बाकी इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं सब शेड्यूल हैं, सबको इनकी रूलिंग को फॉलो करना पड़ता है। तो आइए समझते हैं और डिटेल्स में इस कॉन्सेप्ट को। तो बेसिकली रिजर्व एसेट्स रेफर टू द कैश डिपॉजिटेड बाई शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई टू कंप्लाई विद कैश रिजर्व रेशियो requirement and fund invested in government securities and other approved securities to comply with the statutory liquidity ratio requirement। इसका मतलब सीआरआर वो पैसा है जो कैश के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा किया जाता है। ठीक है, प्रोविजंस को, कंप्लाई का मतलब होता है कंप्लायंस, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का अनुपालन करना, तो उसके लिए रखा जाता है। और अगेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या जो एसएलआर है, याद रखिएगा, ये कैश और कैश इक्विवेलेंट जो होता है, कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जिसके अंतर्गत ये प्रवृत्ति हो कोई कैश में कन्वर्ट होने की, यानी कि जिनको हम कहते हैं लिक्विड एसेट्स, यानी कि तरल संपत्तियां। तो याद रखिएगा तरल संपत्तियों में इनको रखा जाता है, तरल संपत्तियों में, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो एज पर सेक्शन 41A 41 का 1
ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 एंड सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 ऑफ बीआर एक्ट। देखो दोनों के बारे में पहले बता दिया। सेक्शन 41(1) बताता है सीआरआर के बारे में और सेक्शन 18(1) बीआर एक्ट बताता है एसएलआर के बारे में। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो इज द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद आरबीआई। कैश रिजर्व रेशियो इज द मैंडेटरी डिपॉजिट्स टू बी हेल्ड बाय बैंक्स विद द सेंट्रल बैंक्स। मैंडेटरी है, ये बात ध्यान रखिएगा, वॉलंटरली नहीं है कि तुम्हारी मर्जी है जमा करो ना जमा करो, नहीं, मैंडेटरी है कि आपको जमा करना ही करना है। ठीक है, इट इज अ परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। अब ये मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूं, चाहे सीआरआर हो चाहे एसएलआर हो, ये दोनों कैलकुलेट किया जाते हैं एनडीटीएल के बिहाफ पर। किसके बिहाफ पर? एनडीटीएल। एनडीटीएल को बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ठीक है, समझिएगा बहुत अच्छे से। अब डिमांड और टाइम और लायबिलिटीज, जब बैंकों के लिए लायबिलिटीज की बात करते हैं तो एक बैंक के लिए लायबिलिटीज का मतलब होता है उसकी डिपॉजिट्स। डिमांड लायबिलिटीज का, डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब हो गया सेविंग बैंक। ठीक है, मतलब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, जिसे हम शॉर्ट में कासा कासा कहते हैं। बैंक वाले हैं आप सब लोग, कासा बहुत अच्छे से जानते हैं, तो कासा हो गया। टाइम डिपॉजिट में हम रिकरिंग अकाउंट, ठीक है, और एफडी अकाउंट। एफडी अकाउंट तो याद रखिएगा ये टर्म है नहीं, ये इसको मेंटेन करने के लिए राफा कही जाती है। आप याद रखिएगा मैं यहां पर फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहा हूं और रिकरिंग डिपॉजिट की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये वो डिपॉजिट्स होती हैं जहां पर बैंक आपसे टाइम पूछता है। अब सेविंग में पैसे बैंक में रखते हो तो बैंक आपसे पूछता है कभी कि कितने समय के लिए, नहीं। लेकिन बैंक में अगर आप एफडी कराने जाते हो तो बैंक सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कितने समय की। आप रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग जहां पर आपको हर महीने एक इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पैसों का पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है, तो वहां पर भी आपसे टाइम पूछा जाएगा। अब यहां पर एक बात आती है, ये सारा पैसा जो निकल करके आता है इसको बोलते हैं टीडीटीएल, टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, टीडीटीएल। अब एक बात और समझिएगा, इसमें से माइनस कर देते हैं एक कॉमर्शियल बैंक का जो दूसरे कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा जमा है, यानी कि डिपॉजिट्स ऑफ अदर कॉमर्शियल बैंक। डिपॉजिट्स ऑफ अदर कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि डबल काउंटिंग ना हो पाए, उसके बाद जो पैसा निकल करके आता है वो है एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। और हर 15-15 दिन में मैंडेटरी होता है चेक करना सीआरआर के कंप्लायंस को। सीआरआर की जो रेट्स होती हैं, एसएलआर की जो रेट्स होती हैं, वो जब मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है तभी वहां पर कंफर्म कर दिया जाता है। ठीक है, मैं यहां पर एक चीज आपको दिखाता हूं, बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। यहां पर देखिएगा आरबीआई, जस्ट अ मिनट। एक तो ये कई बार दिक्कत करता है, हाँ समझिएगा, मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूं। आरबीआई की सीधे वेबसाइट पर आइए और यहां पर आपको करंट रेट्स जो हैं वो मिल जाती हैं देखने को। ठीक है, वो रेट्स आपको ये देखो, आपको दिख रही है ना। ठीक है, रिजर्व रेशियोज, रिजर्व रेशियोज में आपको यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, सीआरआर 3.75 और एसएलआर 18%, ये दोनों आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ना दिख रहा हो तो मैं अभी आपको क्लियर भी कर देता हूं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आपको बहुत बड़ा बड़ा अच्छे से दिख रहा होगा, सीआरआर एसएलआर बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। क्लियर हो गया? तो ये आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, चाहे हम सीआरआर की बात करें, एसएलआर की बात करें। पॉलिसी रेट्स यहां पर आ जाती हैं, रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इस तरीके से। ठीक है, तो हम रिजर्व रेशियो की बात कर रहे थे, अब सीधे यहीं पर आते हैं, आपको मैं क्लियर करता हूं। तो गेन 3.5%, मान लीजिए एनडीटीएल निकल करके आता है 100 रुपए, तो 3.5% ये है सीआरआर, यानी कि 3 रुपए 50 पैसे आरबीआई के पास जमा कर दो और 18% अपने पास रखना है, यानी कि 18 रुपए अपने पास रख लीजिएगा
इटसेल्फ, ये हो गया SLR। ये क्या हो गया? SLR। SLR हमेशा अपने पास रखनी पड़ती है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको CRR कैसे कैलकुलेट होती है और SLR कैसे कैलकुलेट होती है ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब आगे और समझते हैं यहां पर चीजों को। तो यही बात कर रहा था, एज पर सेक्शन 24 ऑफ द BR एक्ट 1949 SLR इज द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ NDTL। अब NDTL कैसे निकाला जाएगा ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, इसमें कोई दो राय आपको नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी दो राय आपको नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये हमेशा कैश के रूप में होता है, हर बैंक को रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्लोजिंग बिजनेस डेज में फॉलो करना है। मिनिमम पोर्शन ऑफ देयर NDTL as liquid assets in the form of cash, gold and unencumbered approved government securities। यानी कि याद रखिएगा, ठीक है, CRR के अलावा SLR की बात कही जा रही है। SLR मैंने बताया था ना, कैश और कैश इक्विवेलेंट कंपोनेंट में भी रख सकते हो ना, तो सिर्फ कैश नहीं, गोल्ड, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि ये हाईली लिक्विड एसेट्स होती हैं जिनको जब चाहो तब नियर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो रख सकते हो, ध्यान रखिएगा। देन मिनिमम एंड मैक्सिमम CRR और SLR, मिनिमम और मैक्सिमम की बात यहां पर कही जा रही है। तो मिनिमम मैक्सिमम लेवल जो CRR के प्रेस्क्राइब्ड हैं वो है CRR 3% और SLR जो है वो 20%, सॉरी CRR 3 से 20%, ठीक है, ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज रेस्पेक्टिवली अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ था 2006 में जिसने फ्लोर और सीलिंग लिमिट्स अप्रैल 2007 से ये रिलेट कर दी है और RBI के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया है, यानी कि ये लिमिट्स अब तय नहीं होती हैं, अमेंडमेंट कर दिया गया। जब आया था तब 3 से 20% के बीच में रखने को कहा गया था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब RBI अपने विवेक के अनुसार इन रेट्स को जब चाहे तब बदल सकता है। सिमिलरली मिनिमम और मैक्सिमम जो SLR था वो था 25 से 40%, लेकिन इसको भी रिमूव किया जा चुका है। ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने डिस्क्रिशनरी पावर पर चेंज कर सकता है। जैसे अभी आपको देखना आपने 3.5% CRR और 18% SLR, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब चाहे तब इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल है समझिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी इन रिजर्व एसेट्स के साथ में बाजार में लिक्विडिटी को इंक्रीज कर सकती है, लिक्विडिटी को डिक्रीज कर सकती है। कैसे, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर मान लीजिएगा CRR के परसेंटेज को बढ़ा दिया गया, इसका मतलब है जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो RBI के पास ज्यादा पैसे जमा करेंगे। लाएंगे कहां से ये पैसे? मार्केट से लाएंगे। तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, लिक्विडिटी लो हो जाएगी मार्केट में, क्योंकि मार्केट से फंड खींच करके कहां आ गया? RBI के पास आ गया। तो गेर याद रखिएगा, अगर मार्केट में लिक्विडिटी को घटाना है तो CRR को बढ़ाना पड़ेगा। सेम एज SLR, SLR को भी अगर आपने बढ़ा दिया तो बैंक ज्यादा पैसे कहां रखेंगे? ठीक है, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में रखेंगे। और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज कौन देखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, या कैश इक्विवेलेंट। तो भी मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो ये रोल है मॉनेटरी पॉलिसी का, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, वही यहां पर बात मेंशन कर दी गई है, ठीक है। तो CRR SLR ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके द्वारा आप मॉनेटरी पॉलिसी को, और याद रखिएगा इनको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं और डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये बात याद रखिएगा। ये क्वांटिटेटिव टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, क्वांटिटेटिव टूल्स इनको कहा जाता है, क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है। अब ट्रेजरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है समझिएगा। ट्रेजरी यानी कि एक बैंक के कोषागार की बात है, तो एक बैंक के कोषागार की ये बात है कि CRR और SLR हमेशा मेंटेन करके रखना है फुल्ली, जो बताई गई है। ट्रेजरी बैक ऑफिस शुड रिपोर्ट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू RBI इन द फोर्टनाइटली रिटर्न। मैंने बताया हर 15 दिन में रिटर्न भरा जाता है, जिसको बोलते हैं फॉर्म A, which needs to be submitted strictly within the prescribed time schedule. Any default or shortfall in meeting the requirement would not only attract serious penalties from the RBI, but would also reflect on the viability of the bank and damage its reputation. तो याद रखिएगा ये भी, जो जो टाइम लिखा हुआ है। करंटली CRR प्लीज 3.5%, ये यहाँ पर गलत हो गया है, और SLR एकदम सही लिखा है NDTL,
ये आपको मैंने बता दिया है यहाँ पर, ठीक है, दैट्स इट, ये अभी का अपडेटेड है। अब डिमांड लायबिलिटी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं देख लीजिएगा, जो मैंने अभी बताया था ना कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, तो यहां पर करंट डिपॉजिट्स और डिमांड लायबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट्स दोनों के बारे में बात आती है। टाइम लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, एफडीआरडी तो वही है, फिक्स डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट, कुमुलेटिव एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गया बैंक के पास। टाइम लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है, मार्जिन हेल्ड किया गया है लेटर्स ऑफ क्रेडिट के लिए अगर इफ नॉट पेबल ऑन डिमांड है तो, डिपॉजिट्स हेल्ड करी गई एज सिक्योरिटीज एडवांसेस विच आर नॉट पेबल ऑन डिमांड, जो पेबल ऑन डिमांड नहीं है, ठीक है, गोल्ड डिपॉजिट्स, वो सब कहां पर आएगा, टाइम लायबिलिटीज में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो एग्जैक्टली अब अगेन ये कंपोनेंट्स हैं, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेंटेनिंग सीआरआर ऑन द फॉलोइंग लायबिलिटीज, इन लायबिलिटीज के लिए सीआरआर को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो एनडीटीएल निकाला जाएगा ये लायबिलिटीज ऐड नहीं करी जाएंगी। कौन कौन सी, लायबिलिटीज टू द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया एज कंप्यूटेड अंडर क्लॉज डी ऑफ द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 42 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जिनको कंप्यूट किया गया है क्लॉज डी के तहत, उनको नहीं लिया जाएगा। क्रेडिट बैलेंसेस अगर कोई हैं एसीयू या यूएसएस अकाउंट्स में, उसमें देन डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हैं ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स का मतलब है जो देश के बाहर हैं उनके लिए बताया जा रहा है। देन द फॉलोइंग लायबिलिटीज आर एक्सक्लूडेड, सीआरआर स्टिपुलेशन, सीआरआर के लिए भी इन लायबिलिटीज को नहीं लिया जाता है, चाहे वो पेड अप कैपिटल हो, रिजर्व्स हो, रिटेन्ड प्रॉफिट्स हो, रीफाइनेंस अवेल किया हो आरबीआई के द्वारा, एंड एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो नाबार्ड से सिडबी से कोई लोन लिया हो, वो भी लायबिलिटीज है ना। कोई इनकम टैक्स प्रोविजन है, कोई क्लेम आपने रिसीव किया है डीआईसीजीसी का, ईसीजीसी का, इंश्योरेंस कंपनी का टुवार्ड्स एडहॉक सेटलमेंट या कोर्ट रिसीवर, लायबिलिटीज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिट्स अंडर बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, तो इस पर भी नहीं। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी सब्सिडी 10,000 kept in subsidy reserve fund account in the name of self help group, तो ये जो लायबिलिटीज हैं इन पर आप कैलकुलेशंस नहीं करोगे, यानी कि इनको एनडीटीएल में शामिल नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब्सिडी जो रिलीज किया गया नाबार्ड के द्वारा अंडर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, ठीक है, किसके लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन एक्सपेंशन ऑफ रूरल गोडाउंस, या फिर नेट अनरियलाइज्ड गेन और लॉस, जो आपको अभी गेन या लॉस रियलाइज नहीं हुआ है फ्रॉम डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शन, डेरिवेटिव्स यानी कि फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन स्वैप से किसी भी प्रकार का, अंडर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, इनकम फ्लोज रिसीव्ड इन एडवांस सच एज एनुअल फीस एंड अदर चार्जेस विच आर नॉट रिफंडेबल, बिल रीडिस्काउंटेड बाय अ बैंक विद एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई। देन CRR is to be calculated on the basis of DTL, ये पूरी कहानी लिखी है किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, और अगेन याद रखिएगा फोर्टनाइटली तो आपका 100% मेंटेन होना चाहिए, बट पर डे आपको 90% मेंटेन करके रखना है, इससे बिलो नहीं जाना चाहिए, वही मेंशन्ड है यहाँ पर, ठीक है। बैंक्स हैव टू मेंटेन कैश बैलेंसेस विद आरबीआई टू मीट द प्रिस्क्राइब्ड CRR ऑन एवरेज ड्यूरिंग द फोर्टनाइट सब्जेक्ट टू डेली कैश बैलेंस नॉट फॉलिंग बिलो 90%, हर दिन मतलब 15 दिन में तो 100%, बट हर दिन 90% जो रिक्वायरमेंट है वो यहां पर ब्रिच नहीं होनी चाहिए। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है यहां पर, मोबिलाइजिंग कैश, दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ 90% ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेंटेन्ड ऑन एनी गिवन डे इज अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स, पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनको दी गई है, एंड नॉट टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को ये 90% वाली जो लिमिट से नहीं दी गई है। सिमिलरली शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक CRR मेंटेन करते हैं, आरबीआई के पास बैलेंसेज ओनली बैलेंस के रूप में, ब्रांच कैश बैलेंस और ऑल्सो एलिजिबल, ठीक है, CRR के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो ब्रांच कैश बैलेंस है वो भी CRR में कैलकुलेट कर लिया जाता है। आरबीआई अगेन याद रखिएगा CRR पर कोई इंटरेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे नहीं करता है, ये पैसा तो आरबीआई के पास है बट इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। SLR को भी सेम कंप्यूट किया जाता है, आपको कंप्यूट कैसे किया जाता है बता चुका हूं, एनडीटीएल पे जिस पर CRR कंप्यूट होगा उसी पर ये भी कंप्यूट होगा, कोई अलग से कंप्यूटेबल नहीं होगा,
ध्यान रखिएगा। Exemption for the purpose of CRR available to the scheduled commercial bank in case of liabilities to the banking system in India। ये आपको मैंने सारा बता दिया है, ठीक है। ये वो लाइबिलिटीज हैं जिन पर CRR को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। SLR को हम 3 के बिहाफ पर मेंटेन कर सकते हैं, कैश बैलेंस, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। क्योंकि अगेन SLR के केस में हम लिक्विड एसेट्स को भी मान्यता देते हैं। यहां पर लिक्विड एसेट्स का मतलब जिनको क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। आरबीआई में फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज द कंपोनेंट्स ऑफ DTL, तो DTL के कंपोनेंट्स को भी चेंज करने की आरबीआई के पास पावर है, जिससे उन CRR SLR का जो कंप्यूटेशन है वो बदल जाएगा। एनी डिफॉल्ट इन मेंटेनिंग द डेली CRR बैलेंस, जो 90% का बताया, तो बैंक लायबल होगा एक पेनल इंटरेस्ट देने का 3% पर एनम के हिसाब से अबव द बैंक रेट, जो भी बैंक रेट चल रही होगी प्लस 3%, ठीक है, ऑन द शॉर्टफॉल अमाउंट ऑफ दैट डे, उस दिन का। एंड इफ द शॉर्टफॉल कंटिन्यूज नेक्स्ट सक्सीडिंग डे, उस दिन का 3% प्लस बैंक रेट, और अगर शॉर्टफॉल कंटिन्यू रहता है तो याद रखिएगा 5% प्लस अबव बैंक रेट, जो बैंक रेट है प्लस 5%, ठीक है। ऑन द फेलियर ऑफ द बैंक टू मेंटेन एज ऑन एनी डे, SLR required to be maintained by the bank, ठीक है, Reserve Bank of India. Similarly, in respect of that default, penal interest as invoiced under Section 24, read with Section 56 of the BR Act 1949. तो SLR के लिए भी वही बात बताई गई है यहाँ पर। Presently, every scheduled banks, small, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, ठीक है, चाहे वो पेमेंट्स बैंक्स हो, इनको CRR मेंटेन करना पड़ेगा, मिनिमम CRR नॉट लेस देन 90% ऑफ द रिक्वायर्ड CRR, 90% जो बताया, ऑन ऑल डेज, हर दिन, ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग फोर्टनाइट, जो रिपोर्टिंग फोर्टनाइट है, इन सच अ मैनर दैट द एवरेज ऑफ CRR मेंटेन डेली शैल नॉट बी लेस देन CRR प्रेस्क्राइब्ड बाय RBI। ये बात ध्यान रखिएगा। तो रिजर्व एसेट CRR SLR की क्या रूलिंग है, क्या होता है CRR SLR, वो मैंने डिटेल में आपको यहां पर बता दिया। अब अगेन कोई भी आपका डाउट होता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका QR कोड मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे ग्रुप तक पहुंच सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। और अगेन इस समय नंबर ऑफ ऑफर्स चल रहे हैं, ठीक है। pw.live पर आपको जाना है, सीधे यहां पर भी मैं आपको दिखा देता हूं, pw.live। आपको क्या करना है, जस्ट अ मिनट, बस ये जो दिक्कत है थोड़ा सा, ये बस टाइपिंग वाली जो दिक्कत है, कई बार टाइपिंग ओपन नहीं होती है यहां पर। ओपन हो गया, चलो ठीक है। आप समझिएगा यहां पर pw.live, ये आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको सारे कोर्सेज यहीं पर मेंशन्ड हैं, दिख जाएंगे। अभी आपको यहां पर मैं मेंशन करा देता हूं, अब इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, फिर भी इसको साइड रख देता हूं। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, गवर्नमेंट एग्जाम में जाएंगे, JIB CIB सेक्शन में आएंगे और आपको सारे कोर्सेज सामने दिख जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ऑफर्स भी आपको यहीं पर दिख जाएंगे, व्यू ऑल बैच, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे बैचेस, जो भी इस समय हमारे पास लेटेस्ट बैचेस चल रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। दिसंबर 2025 के लिए टारगेटेड बैचेस हैं यहाँ पर, वो भी ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। और अभी ये वाला बैच अभी हाल ही में स्टार्ट किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच है, ध्यान रखिएगा, रीलोडेड CAIIB बैच 9 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर हम फाउंडेशन प्लस MCQ प्लस केस स्टडीज सबकी बात करते हैं। और अभी प्राइस बहुत कम रखा गया है, 2499 रुपीज़ का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हैं आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, और अब हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।